यही सबसे बड़ा सवाल आज और की तारीख में है। और एक ही हाँ, चीज में कहूंगा इसमें कि अगर हमने उसको अलाउ कर दिया तो हमें यूरोप का एक्सपोर्ट्स पूरा स्टॉप करना होगा एग्री प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए वो एक हार्ड लाइन है जहां पे हमें लाइन ड्रॉन करना चाहिए। और अमेरिका के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका में उनको नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी बनती है, एग्रीकल्चर उनका फुल्ली मैकेनाइज्ड है। तो इट्स नॉट एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। रिच अमेरिकन है वो फार्मर्स, और वो फाइनेंस कर रहे हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पार्टी को। तो उस हालांकि वो पॉइंट में कितना हमें कर पाएंगे उस पे भी अब डिबेट काफी ज्यादा यहाँ पे सुनील जी चल रहा है कि वो कहते तो हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट करके हम अपना डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। इससे पहले भी कई देशों के साथ उन्होंने किया भी था, लेकिन बहुत डेफिसिट उनका कम हुआ नहीं, वो अलग विषय। लेकिन एक बात जो आपने कही कि हमें एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को लेकर के अपने लाइन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, जिसको सरकार ने भी दोहराया कि ये हमारी रेड लाइन है, हमने यूएस को अपनी बात साफ कह दी है। एम्बेसडर अंजलि प्रसाद मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने इस रेड लाइन पर लंबे समय तक टिका रह सकता है? इंडिया को रहना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए फार्मर्स की सुइसाइड्स के नंबर कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आप क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम मक्का, गेहूं, सोयाबीन ये सब इंपोर्ट एथेनॉल। करें यूनाइटेड स्टेट से, जहां पे कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा। उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल होता है, लार्ज फार्म्स पे होता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं ये सब क्रॉप्स। तो ये अगर आएंगी आपके यहाँ और फार्मर्स साल दर साल उसका बीज यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली हम सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे होंगे। एक्सपोर्ट की तो बात ईयू को बाद में आती है, जहां पे कि जीएम के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं अगेंस्ट जीएम। तो पहली चीज तो हमें देखना है कि इट इज अगेंस्ट आवर ह्यूमन हेल्थ एंड इवन एनिमल हेल्थ, अगर देखा जाए। तो इसलिए फार्मर्स के लाइवलीहुड के लिए, हमारे फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स नहीं हैं। वो यूएस का कंपटीशन नहीं सह पाएंगे, और इसलिए हमारे लिए ये एक रेड लाइन है। किसी भी हाल में ये कहना कि हम ट्रेड एग्रीमेंट कर लें यूएस से एग्रीकल्चर को देके, ये सही नहीं होगा मेरे विचार में। और हम लोग आज तक इस पर अड़े रहे हैं, मल्टीलैटरल फोरम में भी अड़े रहे हैं, और इसमें बायलैटरल डील करने का मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, मैं इस सवाल को लेकर के एम्बेसडर महेश सचदेव जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं, चूंकि आप डब्ल्यूटीओ में एम्बेसडर भी रही हुई हैं। इस तरह के डील को डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से कितना सही माना जाता है? क्योंकि अभी डब्ल्यूटीओ के लिए भले ही कितनी भी बातें कहें, लेकिन डब्ल्यूटीओ अभी भी अस्तित्व में है, उसके कायदे कानून लोग मानते हैं। देखिए, ये एक फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। डब्ल्यूटीओ में लॉ में एक आर्टिकल है जिसको 24 कहते हैं। आर्टिकल 24 एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो एक डेरोगेशन के तौर पे देखे जाते हैं, यानी डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर हो सकते हैं वो एग्रीमेंट्स। लेकिन वो एग्रीमेंट्स फिर सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड कवर करेंगे, ये फ्रेज है। लेकिन ये एक साइड डील हो रही है, ये एक पिक एंड चूज टाइप ऑफ डील हो रही है, ये एक बायलैटरल डील हो रही है, जो कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत नहीं है। इन्होंने, यूएस ने जो हम पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए हैं और बढ़ाए हैं, ये इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के तहत लगाए हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक आर्टिकल है जो आप सिक्योरिटी एक्सेप्शंस जो आप यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सेप्शंस को यूज करते हुए इन्होंने ये टैरिफ लगाया है।
लेकिन क्या कोई इनसे पूछ सकता है कि ये किस हद तक ये टैरिफ उस रूल के अनुसार है? जहां तक मैं देख पा रही हूं, जो इनका ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 232 ये यूज कर रहे हैं इसको अप्लाई करने के लिए, वो WTO के नियमों के तहत नहीं आता। लेकिन तो कोई भी देश, जी अपनी बात पूरी करिए, सॉरी। जी, मैं ये कह रही थी, कोई भी देश यूएस के विरुद्ध डिस्प्यूट में इसको लेके अभी तक नहीं गया है, और डिस्प्यूट बड़ी लंबी चलती हैं WTO में। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अक्रॉस द टेबल बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन अपनी रेड लाइंस के एक्सपेंस पर हम नहीं कर सकते। और ये डील WTO नियमों के तहत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगी। WTO के नियमों के अधीन नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी कि आगे चल करके ये डील कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है, ये सारे फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करेंगे। मिस्टर सचदेव जी, मेरा सवाल अब इससे अलग हटके थोड़ा सा है, चूंकि हम तो डेड लाइन अपना बना दिए कि हम एग्रो प्रोडक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी फॉरेन आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे एंट्री नहीं आने देंगे सस्ते में। अब एक दूसरा सवाल है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो, चाहे वो गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, उनको हम वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें ड्यूटी में रियायत दे सके। आपको लगता है कि US वो करना चाहेगा? क्योंकि जिन जिन देशों पर उसने ड्यूटी लगाई है, ज़्यादा ड्यूटी 40% के आसपास ड्यूटी लगाई है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दूसरे देश हो, तो वो सारे देश ऐसे प्रोडक्ट को वहाँ भेजते हैं। जी, इसके बारे में मैं आशान्वित हूँ, क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें चाहिए, और अगर चीन के ऊपर ऊंची ड्यूटी लगती है, वियतनाम के ऊपर ऊंची ड्यूटी लगती है, बांग्लादेश के ऊपर 35% की ड्यूटी जैसे 14 चिट्ठियों में एक में है, तो इनसे वो जगह खाली हो जाती है जो कि अमेरिकन कंज्यूमर पैट्रोनाइज करता था सस्ती चीज़ों के लिए। तो उस जगह पर भारत अपनी जगह बना सकता है, बशर्ते कि क्वालिटी ठीक हो, बशर्ते कि सप्लाई सही समय पर हो और उसका सही समय पर प्रचार प्रसार किया जाए। तो ऐसा अमेरिका के जो मेन फ्रेम इम्पोर्टर्स हैं उनको पहले से ही कुछ ऐसा आभास हो गया है, और तिरुपुर में जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर वर्कर्स नहीं हैं कि इतनी कपड़ों की डिमांड हो गई है अमेरिका से, तो क्योंकि वो बांग्लादेश पर रिलाई नहीं करना चाहते, वियतनाम और चीन पर रिलाई नहीं करना चाहते, क्योंकि ड्यूटियाँ बढ़ रही हैं। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरह से हमको ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू चेन को ऊपर बढ़ाएं, ऐसे चीज़ों का निर्यात करें जो कि वहाँ कंज्यूमर के लिए आवश्यक हो, जो कि उसकी रुचि के हिसाब से चलें। एक कमीज़ $10 की भी हो सकती है, एक कमीज़ $200 की भी हो सकती है। तो किस तरह से वैल्यू चेन में आप ऊपर जा सकते हैं, वो हमें देखना है। और अगर हम वैल्यू चेन में ऊपर जाते हैं तो वो ड्यूटी उसका कंपोनेंट के हिसाब से कम ज़रूरी हो जाती है। जो आदमी $200 की कमीज़ खरीदता है, वो आदमी $235 या $240 की कमीज़ खरीदने में भी हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन अगर $10 की कमीज़ लेने वाले को $13 की कमीज़ ड्यूटी की वजह से पड़ेगी, तो वो उसमें तो उसका रुख दूसरा होगा। इसी तरह से और भी चीज़ें बताई जा सकती हैं। इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, और भी सामान है जिनके की सही तरह से प्रोजेक्शन की ज़रूरत है।
प्रोजेक्शन की जरूरत है। शरद सराफ साहब, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अभी तक ट्रंप ने जो 14 देशों को चिट्ठियां जारी की उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर मोटा मोटी अब सबको सामने है, किस देश से इंपोर्ट होने वाले किस सामान पर कितनी ड्यूटी लगेगी। इससे पहले चीन के साथ एक मिनी डील की बातचीत हो चुकी है, यूके के साथ उन्होंने डील कर लिया है। तो ऐसे में अगर हम लोग जो अभी ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसी पे कायम रहते हैं, बेसलाइन टैरिफ 10% को रखा जाए, तो हम लोग कितने कॉम्पिटिटिव होंगे यूएस के बाजार में, और कहां चैलेंज दिख रहा है आपको? नहीं, हम लोग प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव रहेंगे, उसमें कोई डाउट